बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे आरएलएस की। आरएलएस से बनता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या आरएलएस का जो इशू है वो कॉमन आम तौर पर लोगों में अक्सर देखा गया है और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम फीमेल्स में पाया जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता क्या है? इसमें आप किसी भी पोस्चर में बैठे हुए हैं, किसी भी कंडीशन में बैठे हुए हैं तो टांग को हिलाने की आदत पड़ी रहती है, यानी बिला वजह ही आपकी टांग हिलती रहेगी किसी भी रीजन के बगैर। इसको कहा जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और ये आमतौर पर 3 लेवल का होता है, जिसको हम कहते हैं माइल्ड, पहली फॉर्म होती है इसकी, दूसरी फॉर्म को कहते हैं मॉडरेट और तीसरी फॉर्म जो है वो सीवियर फॉर्म आ जाती है। माइल्ड कैटेगरी है, उसमें ऐसे होता है कि पेशेंट कभी कभार किसी भी मसले में या कभी कभार किसी भी मौके पर अपनी टांग को हल्का फुल्का सा मूव करता है, थोड़ी देर मूव करता है, फिर टांग रुक जाती है, फिर थोड़ी देर मूव करता है, रुक जाती है। ये माइल्ड फॉर्म कहलाती है। जो मॉडरेट फॉर्म होती है, मॉडरेट फॉर्म में ये टांग हिलती रहती है लेकिन कभी कभार दरमियान में रुक जाती है और ये इशू थोड़ी देर तक या कुछ अर्से तक रहता है, आमतौर पर सुबह से दोपहर तक, सुबह से शाम 4 बजे तक इस तरह से ये रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, या यूं कह लें आहिस्ता आहिस्ता माइंड सेट चेंज होता जाता है और रात को वो पेशेंट आराम से नींद ले लेता है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है सीवियर फॉर्म की, वो कैटेगरी है जो आपको बाकायदा एक पेशेंट बना रही है, जिससे आप बाकायदा बीमार हो रहे हैं। इसमें होता क्या क्या है, पेशेंट की टांग मुसलसल हिलती रहती है, किसी भी पोस्चर में, किसी भी जगह पर कोई भी मौका है तो उसकी टांग हिलती रहेगी, वो अपनी टांग को हिलाता रहेगा और जैसे जैसे दिन का टाइम पीरियड गुजरता जाएगा, शाम रात नज़दीक आती जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता जाएगा। और होता ये है कि आम तौर पर ऐसे लोग जो हैं जो क्रॉनिक इश्यूज का शिकार हो जाते हैं आरएलएस का, उनको फिर उनकी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर का वो शिकार हो जाते हैं। अब इस आरएलएस को हम देखते हैं ये है क्या। आरएलएस बेसिकली नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकली इसके इम्पैक्ट हैं या साइकोलॉजिकली इसको कैसे डील किया जाता है वो भी मैं इंशाल्लाह के अगली किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि साइकोलॉजिकली ये क्यों होता है और इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। अब अगर हम इसके बारे में ये पता करने चलें कि आरएलएस होता क्यों है, तो इसकी मेडिकली अभी तक कोई लॉजिकल रीजन सामने आ नहीं सकी, लेकिन रिसर्च जारी है, हो सकता है कुछ अर्सा तक, कुछ दिनों तक आ जाए। लेकिन फिल वक्त हम जो कह सकते हैं इसमें वो ये जो चीज़ें जो अब तक सामने आई हैं, वो इसमें सबसे पहली चीज़ तो जेनेटिकली है कि अगर आप जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में से किसी को है, आपकी फैमिली में कहीं है, यानी आप जेनेटिकली आपकी फैमिली से मुराद आपके दादा दादी को कहीं थी या नाना नानी को कहीं थी या आपके पेरेंट्स में से किसी को, वालिद वालदा में से किसी के साथ है, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप भी उसके मरीज बन सकते हैं। आरएलएस आपके हिस्से में भी आ सकता है। दूसरी, इसमें कई छोटी छोटी वजूहात आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कुछ लोग जो हैं वो स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से कोई स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या कोई इसी तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से कोई रेस्टलेस प्रॉब्लम है, उनके साथ रेस्टलेसनेस है, उसकी वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, एक अरसे से खा रहे हैं, उसकी वजूहात, उसकी रीजंस भी बन सकती हैं। डोपामिन एक केमिकल है जो माइंड डेवलप करता है और ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस डोपामिन की जो कमी है, डोपामिन अगर माइंड उतना प्रोड्यूस ना कर सके जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, उसमें कमी आ जाए, उसकी डेफिशिएंसी आ जाए, तो भी आरएलएस का इशू हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटीज का शिकार हैं, यानी जो क्रॉनिक पेशेंट है, क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट, डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, लेकिन एक क्रॉनिक लेवल पे जब बंदा पहुंच जाए, बहुत सीवियर हद तक बीमारी प्रिवेल कर जाए बॉडी के ऊपर, तो उसको क्रॉनिक कहा जाता है।
तो क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज से, उनके साथ भी ये इशू आ सकता है। इसी तरह से किडनीज के जो क्रॉनिक पेशेंट हैं उनके साथ भी ये इशू आ सकता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज जिसे कहा जाता है, और ये आमतौर पर डोपामिन की डेफिशिएंसी से ही जन्म लेती है। तो पार्किंसन के पेशेंट जो है वो भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम आते हैं कि होता क्या है इससे, आपको सिम्टम्स इसके क्या है, आपको कैसे पता चलता है, या क्या फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसे होता है कि उनको बॉडी के ऊपर हल्की हल्की खारिश होती, मतलब मिसाल के तौर पर आम तौर पर ये प्रॉब्लम लोअर बॉडी पार्ट पे होता है। तो उनकी जो टांगे होती हैं उनको अपनी टांगों पे कहीं ना कहीं खारिश होती रहती, कहीं इधर खारिश कहीं इधर खारिश, और उस खारिश के को उनको आराम मिलता है अगर वो थोड़ा सा हिला दें टांग को। तो ये फिर एक सीक्वेंस बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है कि वो खारिश बार बार होती है, तो उनको टांग को हिलाने से वो खारिश जो है वो उनको फील नहीं होती। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं कि उनको, कुछ पेशेंट के साथ उनको फील होता है कि उनको कोई चिंटियां रेंग रही हैं जैसे बॉडी के ऊपर, लोअर पार्ट के ऊपर। तो उसको हटाने के लिए, उससे तवज्जो मूव करने के लिए, या आप वो फीलिंग खत्म करने के लिए वो अपनी टांग को हिलाते हैं, तो उनको लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ के साथ ऐसे होता है कि उनको खिंचाव फील होता है, ऐसे जैसे अंदर से मसल खिंच गए हैं, रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं। तो इस खिंचाव को भी दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, मुसलसल टांग को हिलाते हैं। वैसे बुनियादी तौर पर मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, और ये डिसऑर्डर पैदा होता है रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस पे इंशाल्लाह मैं आपको एक बाकायदा सेपरेट वीडियो दूंगा कि ये रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से जो आपको आरएलएस का इशू आता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का इशू आता है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, हल कैसे किया जाए, तो उस पे। इसी तरह से स्लीप एपनिया, कुछ लोगों के साथ ये इतना सवीर हो जाता है प्रॉब्लम, सोते हुए भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, उनको नींद फिर सही तरह से नहीं आती, उनको टांग मुसलसल हिलती रहती है, रात को वो प्रॉपर सो नहीं पाते, स्लीप एपनिया का शिकार हो जाते हैं। स्लीप एपनिया पे मैं एक बाकायदा वीडियो दे चुका हूं, आप जानना चाहें कि स्लीप एपनिया क्या है तो उस पर आप देख सकते हैं। तो ये वो सारी सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है या हमें आइडिया होता है कि वी आर द पेशेंट ऑफ RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब हम आते हैं इस तरफ कि अगर ये RLS का खुदा न खासा इशू हमारे अंदर आ गया है, या हम इसके मरीज बन गए हैं, या हमारी फैमिली में कहीं कोई बंदा है जो इसका शिकार हो गया है, करना क्या चाहिए। होम्योपैथी आपको इसमें बहुत अच्छा सोल्यूशन देती है, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। 3-4 मेडिसिन का आपको नाम बता देता हूँ, साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको अभी साइन सिम्टम्स बताए, तो इन साइन सिम्टम को लेकर ही इनमें से एक मेडिसिन चूज की जाएगी। डेफिनेटली एक मेडिसिन, एक दवाई हर पेशेंट पे फिट नहीं आएगी, उसके साइन सिम्टम हर पर्सन के दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो उसकी मेडिसिन भी डिफरेंट होंगी। तो उनके नाम आपको बता देता हूँ। इस हवाले से पहले नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो है टेरेंटुला। टेरेंटुला हिस्पैनिया, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस मकसद के लिए। टेरेंटुला जो है ये इसी मकसद के लिए स्पेशलिस्ट, अगर आप रेटिंग वाइज करें तो पहले नंबर पे यही टेरेंटुला फॉल करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है जिंकम मैट, जिंकम मेटालिकम जिसे हम पूरा कहेंगे। ये जिंकम जो है ये भी इसी हवाले से बहुत अच्छी जानी पहचानी दवा है और इसी मसले को सॉल्व करती है, लेकिन डिफरेंट साइन सिम्टम्स के साथ। वो साइन सिम्टम जो टेरेंटुला के नहीं है या इसके हैं, लेकिन इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा। आप उसके साथ बाकायदा इसके इस हवाले से डिस्कस करें, उसको अपना केस बताएं, आपके साइन सिम्टम लेके वो इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको जो भी मुनासिब दवाई होगी देंगे वो। जिंकम मेटालिकम के बाद जो तीसरी मेडिसिन इस हवाले से आती है उसका नाम है काली कार्ब। कैलियम बेसिकली पूरा लफ्ज है, कैलियम कार्बोनिकम, और इसको हम शॉर्ट करके काली कार्ब कह लेते हैं। ये काली कार्ब जो है ये भी इसी मकसद के लिए जानी पहचानी दवा है। इसके अलावा अगली जो इस हवाले से जो मेडिसिन आ जाती वो है रस्टॉक्स।
रास्टॉक्स भी बहुत पुरअसर, बहुत इफेक्टिव और एंजाइम्स और आरएलएस के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। और देन हम चलते हैं आखिरी मेडिसिन इस हवाले से, वो है कास्टिकम। कास्टिकम भी एंजाइम सिम्टम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई। चंद एक मेडिसिन हैं और ये ऑलमोस्ट मैंने तरतीब वाइज ही आपको बताई है, प्रायोरिटी वाइज, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। लेकिन आप इसको खुद से सेल्फ मेडिकेशन की बजाय करने की बजाय उससे बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। अपने करीबी डॉक्टर को विजिट करें, होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करें, उसको अपने साइन सिम्टम बताएं, आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग वो आपको प्रॉपर मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।